एपिसोड 15। फैंग चेन स्वाभाविक रूप से उसकी स्थिति को जानता था और उसने मना नहीं किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर यानकी। उसने उसे धन्यवाद दिया। बाद में यानकी ओलिन ने फैंग चेन की सुरक्षा के लिए 2 झोयुआन क्षेत्र विशेषज्ञों की व्यवस्था की। वांग सिंह नीलामी घर से बाहर निकलने के बाद फैंग चेन को कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ क्योंकि वह लोगों को आते जाते देख रहा था। हालांकि झोयुआन दायरे के 2 शक्तिशाली लोग थोड़े सतर्क दिखे और ऐसा लग रहा था कि वास्तव में कोई शक्तिशाली व्यक्ति उन पर नजर गड़ाए हुए है। उसने इसकी परवाह नहीं की और 2 शक्तिशाली पुरुषों के संरक्षण में त्यानियु दिव्य संप्रदाय की ओर चल पड़ा। इस बच्चे को भाग जाने दो, एक छत पर खड़े एक अधेड़ उम्र के साधु ने उग्र स्वर में कहा। चूंकि हम वापस चले गए हैं, इसलिए हम इसे केवल भूल सकते हैं। हम उन पागलों को मारने के लिए क्यानलिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम त्यानियु दिव्य संप्रदाय में नहीं जा सकते। तुरंत ही ये भिक्षु तितर बितर हो गए। दूसरा पहलू, यूचेन के बाहर जंगल में। यू युवानवेन, तुमने वास्तव में नदी पार की और पुल को जला दिया। लू लाओ जमीन पर आधा घुटनों के बल बैठा था और उसकी छाती पर खून से सना घाव था। यू युवानवेन के बगल में 2 बूढ़े आदमी खड़े थे, दोनों ही झो युआन राज्य के शक्तिशाली व्यक्ति थे। यू युवानवेन ने ठंडी नाक से कहा, तुम एक बेकार आदमी हो और एक कमीने को पता चल गया कि तुम धोखा दे रहे थे। तुम्हारा क्या उपयोग है? मोवान डिजी बीड्स की जालसाजी श्रीलू द्वारा की गई थी। तुम अच्छी मौत नहीं मरोगे। मिस्टर लू के चेहरे पर अनिच्छा के भाव थे। जाहिर है यह उनके लिए एक कदम में आसमान छूने का मौका था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका अंत इस तरह होगा। यू युवानवेन ने फिर उसकी ओर नहीं देखा। इस समय बूढ़े लोगों में से एक ने कहा, मास्टर, वापस जाने का समय हो गया है। बहुत जरूरी नहीं है। यू युवानवेन उदास दिखी और बोली, मैं उस कमीने फैंग चेन को मारना चाहती हूँ और फिर वापस जाना चाहती हूँ। फिर उसने कहा, जाओ और फैंग चेन को मारने के लिए क्यानलिंग की कीमत 300,000 तक बढ़ा दो। हाँ, बूढ़े व्यक्ति ने आदरपूर्वक सहमति व्यक्त की और तुरंत चले गए। फैंग चेन, यू युवानवेन ने मिस्टर लू के शरीर पर कदम रखा और दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हें मार डालूंगी। फैंग चेन 2 शक्तिशाली लोगों की सुरक्षा में सुरक्षित रूप से संप्रदाय में लौट आया। दोनों को धन्यवाद देने के बाद वह अपने आप ही 7 चोटियों के मंदिर में लौट आया। भाई फैंग, तुम अंततः वापस आ गए। ये देखकर कि फैंग चेन सुरक्षित वापस आ गया, गंगहू बहुत उत्साहित था। फैंग चेन ने सिर हिलाया और फिर आध्यात्मिक अमृत की 5 बोतलें निकाली और उन्हें गंगहू को दे दी। आपको आध्यात्मिक अमृत की ये 5 बोतलें लेनी चाहिए और पहले उनका अभ्यास करना चाहिए। 7वें शिखर में कोई आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है। आध्यात्मिक पत्थरों या आध्यात्मिक अमृत के बिना अभ्यास करना असंभव होगा। गंगहू चौंक गया। उसने एक बोतल खोली और उसमें से आध्यात्मिक अमृत उंडेल दिया। करीब से देखने पर अचानक सुनहरी रोशनी चमक उठी। यह एक उच्च कोटि का द्वितीय स्तर का अमृत है। ये बहुत महंगा है। फिर उसने अन्य गोलियों की बोतलें खोली जो सभी इसी श्रेणी की थीं। अचानक उसकी आंखें लाल हो गईं। भाई फैंग, ये बहुत महंगे हैं। फैंग चेन ने अवाक होकर उसकी ओर देखा। हालांकि इस आदमी ने ये कहा, लेकिन उसकी नज़र गोली की बोतल से नहीं हटी। उन्होंने कहा, ले लो, ये तो मेरे पास ही है। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने दूंगा। गंगहू काफी भावुक हो गया और गंभीरता से बोला, भाई फैंग, चिंता मत करो, मैं 7वें शिखर को कभी धोखा नहीं दूंगा। फिर उन्होंने कहा, लेकिन ये 7वीं चोटी वास्तव में अजीब है। आध्यात्मिक ऊर्जा काफी मजबूत हुआ करती थी, लेकिन यह अचानक गायब हो गई। अतीत में 7वीं चोटी पहली चोटी से बदतर नहीं थी और यह खेती के लिए एक पवित्र भूमि भी थी। हालांकि मास्टर फैंग चेन की आध्यात्मिक ऊर्जा उनकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे समाप्त हो गई और अब इसका कोई निशान भी नहीं बचा है। संप्रदाय के ताकतवर लोगों ने भी जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। शायद इसका हौशान से कुछ लेना देना है। इस समय जो बूढ़ा आदमी आया उसने गंगहू की बातें सुनी और अचानक कहा, पीछे पहाड़। फैंग चेन ने बूढ़े आदमी की ओर देखा और पूछा, दादाजी वेंग, आप ऐसा क्यों कहते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं पीछे के पहाड़ पर रहता था क्योंकि मैं वहां खेती कर सकता था और इससे क्वीफेंग की छवि को नुकसान नहीं होगा, इसलिए मैं हमेशा वहीं रहता था। वहां लंबे समय तक रहने के बाद मैंने पाया कि पीछे के पहाड़ अक्सर सफेद धुंध से भरे रहते थे, जो बहुत अजीब था। मैं भी अंदर जाकर देखना चाहता था,
लेकिन जब मैं अंदर गया तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं फिर से बाहर आ गया हूँ, इसलिए मैं फिर कभी अंदर नहीं गया। बैक माउंटेन। फैंग चेन ने सोचा, शायद पीछे के पहाड़ में कुछ रहस्य है और यह आध्यात्मिक ऊर्जा के गायब होने के कारण से भी संबंधित हो सकता है। ये सोचते हुए फैंग चेन ने कहा, मैं देखने के लिए पीछे के पहाड़ पर जाऊंगा। ये देखकर गंगू बोला, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। फैंग चेन ने सिर हिलाया और फिर वे दोनों एक साथ पीछे के पहाड़ पर आ गए। क्वीफिग के पीछे का पहाड़ बहुत बड़ा नहीं है। जंगल के अलावा वहाँ कई पहाड़ियाँ हैं। इस समय जंगल में गहरे तक सफेद धुंध तैरती रहती है और पक्षी समय समय पर उड़कर अपनी चहचहाहट पीछे छोड़ते हैं। फैंग चेनहुन की राक्षसी आंखें सीधे खुल गईं और पूरे जंगल में देखने लगी। अब वह अपनी आत्मा दानव आंख की शक्ति से पूरे जंगल को एक ही नज़र में देख सकता था। लेकिन जिस बात ने फैंग चेन को थोड़ा सा परेशान किया वह ये था कि आत्मा दानव नेत्र भी कुछ भी असामान्य नहीं देख पा रहा था। स्वाभाविक रूप से गंगू को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने अपना सिर खुजाते हुए कहा, क्या तुम्हें इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता? क्या ये बहुत आम बात है? चलो अंदर चलें और देखें। फैंग चेन ने कहा। स्टील टाइगर को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी और वे दोनों जंगल में प्रवेश कर गए और गहरे चले गए। जंगल में जंगली जानवर भी हैं, लेकिन वे सभी स्तरहीन जानवर हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उन दोनों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं करते हैं। जैसे जैसे वे दोनों गहराई में जाते गए, धीरे धीरे उनके चारों ओर कोहरा छाने लगा और उनकी दृष्टि धुंधली हो गई। ये देखकर गंगू ने तिरस्कारपूर्वक कहा, भाई फैंग, इस छोटे से कोहरे के साथ हम दोनों को भ्रमित करने की कोशिश केवल इच्छाधारी सोच है। लेकिन जब उसने देखा कि फैंग चेन अभी कहाँ था, तो उसने पाया कि फैंग चेन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। भाई फैंग, तुम कहाँ हो? अचानक स्टील टाइगर चिंतित हो गया, चिल्लाता रहा। इस समय फैंग चेन ने भौहें सिकोड़ लीं। जैसे ही वह सफेद कोहरे वाले क्षेत्र में दाखिल हुआ, उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर का स्थान मुड़ गया है। हालांकि दृश्य नहीं बदला था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वह पहले वाली जगह पर नहीं है और गंगू कहीं नहीं दिख रहा है। इस पीछे वाले पहाड़ में सचमुच कुछ गड़बड़ है, लेकिन क्या मैं गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूँ? इतना आसान है? फैंग चेन हैरान था। अगर वह इस तरह से गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करता तो ये बहुत आसान होता। और क्यों केवल वही अंदर आया, गंगू अंदर नहीं आया? इस समय फैंग चेन ने महसूस किया कि छोटे टॉवर में हल्की प्रतिक्रिया हुई है और एक हल्की रोशनी निकल रही है। उसने अपनी छाती को छुआ और तुरंत समझ गया, ऐसा लगता है कि छोटे टॉवर की वजह से ही मैं यहाँ प्रवेश कर सकता हूँ। उसी समय उसके चारों ओर का सफेद कोहरा धीरे धीरे छंट गया और जंगल के सामने एक हवेली दिखाई दी। हवेली को देखते हुए फैंग चेन ने अपने दिल में कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह मेरे मालिक द्वारा मेरे लिए छोड़ा गया अवसर हो सकता है। फिर वह हवेली में आया। ये हवेली पूरा वातावरण से भरी हुई है और इमारत समय के निशानों से भरी हुई है। उसने दरवाजे पर हाथ रखा और उसे हल्का सा धक्का दिया और दरवाजा धीरे से खुल गया। जो दिखाई दिया वह एक प्रांगण था, लेकिन फैंग चेन को आश्चर्य ये हुआ कि प्रांगण के बीच में एक मूर्ति थी और वह मूर्ति एक तलवार दानव निकली। तलवार दानव ने एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में एक मीनार पकड़ी हुई थी और वह छोटी मीनार बिल्कुल उसके शरीर में मौजूद छोटी मीनार की तरह लग रही थी। निश्चित रूप से छोटे टॉवर का तलवार दानव के साथ कुछ संबंध होना चाहिए। फैंग चेन ने चुपके से कहा। उसे पहले ही संदेह हो गया था कि छोटे टॉवर की हर मंजिल पर तलवार दानव का खून है और इसका स्रोत तलवार दानव ही होगा। अब इस तलवार राक्षस मूर्ति को देखकर वह अपने विचारों की पुष्टि कर सकता था। तभी वह हवेली में दाखिल हुआ और अचानक एक तेज आभा उसकी नाक तक पहुंची। आभा इतनी प्रबल थी कि वह आत्मा पत्थर की आभा से अधिक बुरी नहीं थी। दूसरे शब्दों में हवेली में प्रत्येक मुट्ठी भर जगह एक आत्मा पत्थर के बराबर थी। अकेले प्रांगण की कीमत लाखों स्पिरिट पत्थरों के बराबर थी और अवशोषण के बाद उन्हें तुरंत पुनः भरा जा सकता था, जिसे लगभग अक्षय कहा जा सकता है। अगर मैं यहाँ अभ्यास कर सकूं, तो मेरा एक दिन का अभ्यास दूसरों के 10 दिनों के अभ्यास के बराबर होगा। फैंग चेन उत्साहित था। यह अभ्यास के लिए एक पवित्र स्थान था। इस समय फैंग चेन ने पाया कि मूर्ति पर शब्द लिखे थे, लेकिन उन्हें देखना मुश्किल था क्योंकि वह धूल से ढकी हुई थी। उसने अपना हाथ घुमाया और ऊपर लिखे शब्द प्रकट किए। यदि आप इस स्थान में प्रवेश कर सकते हैं तो आपका भाग्य मेरे साथ है। मैं आपको अपनी ओर से एक विधि दूंगा। मुझे आशा है कि आप इसे भविष्य में आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे नाम तलवार दानव का अपमान न करें।
जब फैंग चेन ने पढ़ना समाप्त किया तो ये शब्द लाल हो गए और फिर एक टुकड़ा उसके सामने प्रकट हुआ। फैंग चेन ने टुकड़ा लिया और उसे ध्यान से देखा। भगवान और दानव खंड एक प्रथम 3 स्तर। यह विधि एक स्तरहीन विधि है। जितनी ताकत होगी विधि उतनी ही मजबूत होगी। जीवन भर के अभ्यास के साथ ये तलवार दानव के शरीर की वास्तविक क्षमता को उत्तेजित करता है। फैंग चेन दंग रह गया। क्या तलवार का दानवीकरण तलवार दानव के शरीर की असली शक्ति नहीं है? उन्होंने देव और दानव अंश को पलटा और प्रथम स्तर का परिचय पढ़ा। जब उसने पढ़ना समाप्त किया तो फैंग चेन ने ठंडी हवा में सांस ली। तो ये बात है, तलवार दानव को तलवार दानव इसलिए नहीं कहा जाता है कि उसे सचमुच तलवार की जरूरत है। उसका शरीर ही तलवार है और वह कहीं भी तलवार बन सकता है। क्या ये कहीं भी हो सकता है? फैंग चेन ने देखा। फिर उसने बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक अपने मन में आए विचारों को तुरंत दूर कर दिया और पढ़ना जारी रखा। जब उसने पहली मंजिल पर परिचय देखा तो फैंग चेन ने राहत की सांस ली। इस पल उसे एहसास हुआ कि वह तलवार दानव के बारे में कितना कम जानता था। ये भी कहा जा सकता है कि उसने इस तलवार दानव शरीर को व्यर्थ में बर्बाद कर दिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह एक तलवार दानव है। वह सचमुच अद्भुत है। यदि मैं पहले स्तर तक साधना कर सकूं, तो अन्य बातों की तो बात ही छोड़िए, मेरी युद्ध शक्ति दोगुनी हो जाएगी तथा विभिन्न स्तरों पर लड़ना और भी आसान हो जाएगा। वापस जाने के बाद तुम्हें कड़ी मेहनत और अभ्यास करना होगा। उसने अपनी तकनीक को एक तरफ रख दिया और फिर उस दरवाजे की ओर देखा जो वास्तव में हवेली के अंदर की ओर जाता था। ये तो बस सबसे बाहरी हिस्सा है। शायद अंदर और भी खजाने हों। और 7वें शिखर की आध्यात्मिक ऊर्जा का अचानक गायब होना निश्चित रूप से इस स्थान से संबंधित है। वह दरवाजे तक गया और उसे धक्का दिया, लेकिन इस समय दरवाजे से एक लाल रोशनी चमक उठी। फैंग चेन सीधे बाहर निकल गया। वह जोर से जमीन पर गिर गया। वह कराह उठा, लाल रोशनी उत्सर्जित कर रहे दरवाजे की ओर देखा और कड़वी मुस्कान बिखेरने लगा। ऐसा लगता है कि अब मैं अंदर जाने के योग्य हूँ। अगर मैं अंदर जाना चाहता हूँ तो मुझे डर है कि मेरी ताकत एक निश्चित स्तर तक पहुंचनी चाहिए। ये कुछ हद तक छोटे टॉवर के समान है। फैंग चेन ने कोई उपद्रव नहीं किया। भले ही वह इसमें प्रवेश कर सकता था, लेकिन अगर उसे असमान शक्ति का अवसर मिला तो वह इसे नहीं ले पाएगा। फैंग चेन पहले से ही देवताओं और राक्षसों के टुकड़े प्राप्त करने में सक्षम होने से बहुत संतुष्ट था। इसके अलावा इस स्थान की आभा बहुत समृद्ध है, जो इसे खेती के लिए बहुत उपयुक्त बनाती है। पहले बाहर जाकर स्टील टाइगर से मिलो, फिर किसी दिन अभ्यास करने के लिए यहाँ वापस आओ। फैंग चेन ने कहा। यदि वह अब अभ्यास करना शुरू कर देता है और यदि गंगू वापस जाकर अपनी पत्नी को बताता है तो वह चिंतित हो सकती है। तो फैंग चेन बाहर चला गया। जब हम जंगल में पहुंचे तो चारों ओर सफेद धुंध फिर से घनी हो गई। जैसे ही स्थान मुड़ा, फैंग चेन सफलतापूर्वक उस स्थान से बाहर निकल गया। गैंग चेन के प्रकट होते ही उसे तुरंत उसकी उपस्थिति का आभास हो गया। भाई फैंग, तुम कहाँ चले गए थे? तुम अचानक क्यों गायब हो गए? फैंग चेन को आते देख गंगू ने राहत की सांस ली। फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता, मैं भी अचानक तुम्हें नहीं ढूंढ सका। जंगल में स्थित हवेली के बारे में गंगू को बताने का उसका कोई इरादा नहीं था। आखिरकार यह उसके रहस्य से संबंधित था। सू वानर के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद फैंग चेन अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए बहुत अनिच्छुक था, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जिन पर वह सबसे अधिक भरोसा करता था। जब गंगू ने ये सुना तो उसे अचानक लगा कि जंगल बहुत उदास है। भाई फैंग, चलो जल्दी से यहाँ से निकल चलें, यहाँ बहुत अजीब है, उसने कहा। अच्छा। फैंग चेन को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। छाया वन की गहराई में भूमिगत एक अंधकार में पाताल लोक है। अंडरवर्ल्ड में कड़ी सुरक्षा है और वहाँ कई शक्तिशाली लोग हैं। ये कियानली शैडो किलर का मुख्यालय है। हवेली और रेस्तरां में कई भिक्षुओं ने इनाम कार्ड की ओर इशारा किया। ऊपर कई लोगों के चित्र हैं, साथ ही बुनियादी जानकारी और साधना स्तर भी दिए गए हैं। फैंग चेन भी उनमें से एक था और वह बहुत आकर्षक था। हॉटियन क्षेत्र का 5वां स्तर वास्तव में 300,000 युआन का इनाम प्रदान करता है। इस आदमी ने किसी को नाराज किया है। कार्रवाई करने के लिए आपको अभी भी सिल्वर लेवल या उससे ऊपर के हत्यारे की आवश्यकता है। हत्यारे बहुत बातें कर रहे थे और फैंग चेन के बारे में बहुत उत्सुक थे। इसी समय एक व्यक्ति रेस्तरां में आया और इनाम के बोर्ड के सामने हत्यारों को मार गिराया। आप जिस हत्यारे को थप्पड़ मारा गया था वह क्रोधित होना चाहता था,
लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को आते देखा तो उसके चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए और वह तेजी से पीछे हट गया। आगंतुक तियान चोंग नाम का एक युवक था। उसका रंग गहरा है, वह लाल दुपट्टा पहनता है, उसके चेहरे पर जख्म के निशान हैं और वह हमेशा मुस्कुराता रहता है। उसकी छाती पर एक चांदी का बिल्ला है और वह एक चांदी स्तर का हत्यारा है। तियान चोंग ने इनाम सूची पर नजर डाली और उसकी नज़र तुरंत फैंग चेन के इनाम आदेश पर पड़ी। 3 लाख पर 105 लेवल, जो कि काफी दिलचस्प है। उसने फैंग चेन का इनाम वाला ऑर्डर उतार दिया और अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाते हुए कहा, ये तुम हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके चारों ओर एक भयानक राक्षसी ऊर्जा उमड़ पड़ी और उसकी पीठ पर लगी तलवार हल्की सी कांपने लगी। ये डर नहीं है, बल्कि खून पीने का उत्साह है। चिंता मत करो, चिंता मत करो, तुम जल्द ही एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का खून पीने में सक्षम हो जाओगे। उसने अपनी पीठ पीछे तलवार को सांत्वना दी, फिर इनाम का आदेश लिया और चला गया। जब अन्य हत्यारों ने उसे जाते देखा तो उन्होंने राहत की सांस ली। यह पागल यहाँ है। मुझे लगा कि वह पूरी तरह से पागल हो गया है। अगर वह कार्रवाई करता है तो मुझे डर है कि फैंग चेन निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन इससे हमारे संगठन के लिए बहुत परेशानी पैदा हो सकती है। जो भी हो, उसका भाई संगठन में शीर्ष पर है, इसीलिए वह घमंडी और दबंग है और संगठन में कोई भी उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। कई हत्यारों ने इस बारे में बात की, लेकिन वे ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, इसलिए वे मेज पर वापस आ गए और शराब पीना जारी रखा। जहां तक फैंग चेन की बात है तो उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसी बातें तो हमेशा होती रहती थीं। फैंग चेन को यह नहीं पता था कि उसे फिर से क़ियानली यंगशा द्वारा निशाना बनाया जा रहा था, इसलिए अगला समय शांतिपूर्ण रहा। कभी कभी कोई फैंग चेन को चुनौती देने आता था, लेकिन फैंग चेन उन्हें नजरअंदाज कर देता था। अन्य चोटियों से भी बुजुर्ग आए और फैंग चेन को अपना शिष्य बनाना चाहते थे। आखिरकार फैंग चेन द्वारा प्रदर्शित प्रतिभा वास्तव में दुष्ट थी। हालांकि अंत में फैंग चेन ने उन सभी को अस्वीकार कर दिया और इसका कारण स्वाभाविक रूप से 7वें शिखर को पुनर्जीवित करना था। धीरे धीरे 7वें शिखर पर आने वाले लोगों की संख्या कम होती गई। इस अवधि के दौरान फैंग चेन ने गंगहू को युद्ध के ताओवादी पाठ को समझना सिखाना जारी रखा। हालांकि वह अभी भी जागृत नहीं हुआ था, लेकिन इसने गंगहू को गहराई से समझा और उसकी साधना में बहुत सुधार हुआ और वह जित्स्वर क्षेत्र के 3रे स्तर तक पहुंच गया। इस दिन गंगहू योजी पीक की अपनी यात्रा से लौटने के बाद बहुत उत्साहित था। भाई फैंग, मुझे कुछ बड़ी खबर मिली है। फैंग चेन ने अभ्यास रोक दिया और पूछा, क्या हुआ? गंगहू ने उत्साहित होकर कहा, मुझे अभी अभी सही खबर मिली है। संप्रदाय जल्द से जल्द आधे साल में स्वर्ग लड़ाई प्रतियोगिता आयोजित करेगा। झेंगटियन लेई, यह क्या है? फैंग चेन ने पूछा, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं है? आकाश के लिए प्रतियोगिता। शीर्ष 10 विजेता शेंझोऊ सम्मेलन में भाग लेने के लिए शेनतियान महाद्वीप के केंद्र में लुतियान क्षेत्र में हमारे संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। शेनतियान महाद्वीप में 9 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं, जिनमें लुतियान क्षेत्र और शेंडोन क्षेत्र शामिल हैं, जहां फॉन्गचेन स्थित है। लुतियान क्षेत्र शेंटियन महाद्वीप का केंद्रीय क्षेत्र है और यह सबसे समृद्ध और शक्तिशाली महाद्वीप भी है और अनगिनत लोग इसके लिए तरसते हैं। लेकिन फिर उन्होंने कुछ निराशा के साथ कहा, हालांकि तियानतियान लीग के मुख्य शिष्य भी भाग लेंगे। वे सभी जनजात क्षेत्र हैं और स्वर्ग के गौरवशाली शिष्य हैं जिन्होंने कम से कम एक दाओवेन को जागृत किया है। मैं अब प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हूँ। आधे साल के बाद कम। उसने फैंग चेन की ओर देखा और उसकी आंखें चमक उठी। भाई फैंग, तुम्हारे पास एक मौका हो सकता है। तुम्हारी प्रतिभा के साथ आधे साल के भीतर जियानेटियन क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत संभव है। तब तक तुम एक स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हो। पवित्र महाद्वीप सम्मेलन, लुओटियन क्षेत्र। फैंग चेन भी स्वाभाविक रूप से यह जानता था। लुतियान क्षेत्र शेंडोन क्षेत्र के पूर्व में स्थित है। दोनों क्षेत्रों को अलग करने वाली एक विशाल चट्टान है और लुतियान क्षेत्र उस चट्टान पर है, जो पूरे शेंडोन क्षेत्र से पूरे 500 फीट ऊंचा है। यह अफवाह है कि लुतियान क्षेत्र की आभा शेंडोन क्षेत्र की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली है। हर जगह बादलों और अफसरों की तरह शक्तिशाली लोग हैं। ये ताओवाद की खेती के लिए एक पवित्र भूमि है और अनगिनत लोग इसके लिए तरसते हैं। दोनों क्षेत्र बिल्कुल भूभाग की तरह हैं। एक आकाश है और दूसरा पृथ्वी है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। शेंडोंग्यू ने लुतियानियों को देखा और केवल ऊपर ही देख सका, लेकिन हर कोई लुओटियन क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता।
बिना किसी मार्गदर्शन के, और अगर वे पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हैं, तो वे उस भूमि में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं। यही वह जगह है जिसके लिए फैंग चेन तरसता है। आखिरकार, जब लोग ऊंचे स्थानों पर जाते हैं, तो वह स्वाभाविक रूप से एक व्यापक दुनिया देखना चाहता है। और यह वह स्थान भी था जहां मास्टर गए थे, और फैंग चेन भी इसे देखना चाहता था। आधा साल, बस इतना ही काफी है, फैंग चेन ने मन ही मन सोचा। स्वर प्रतियोगिता टूर्नामेंट में शीर्ष 10 में प्रवेश करने का दृढ़ संकल्प। इस समय 7 चोटियों के मंदिर के बाहर एक आवाज सुनाई दी, फैंग चेन, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। फैंग चेन चौंक गया। यह आवाज उसे जानी पहचानी लगी। ये लिन जुएयान थी। वह यहाँ किस लिए है? फैंग चेन उलझन में था, लेकिन फिर भी हॉल से बाहर चला गया। गंगहू को भी लगा कि आवाज कुछ परिचित सी है, और वह भी उसके पीछे पीछे बाहर चला गया। महल से बाहर निकलने के बाद लिन जुएयान अकेली बाहर खड़ी थी। उसने नीले और सफेद रंग की पोशाक पहन रखी थी, जिससे उसका पतला शरीर दिख रहा था। लेकिन लिन जुएयान का शरीर इस समय थोड़ा ठंडा था। जब फैंग चेन बाहर आई, तो उसने सीधे कहा, मैं आपको ये बताने आई हूँ कि मिंग्याओ की सगाई हो गई है। जैसे ही ये शब्द निकले, फैंग चेन पर बिजली गिर पड़ी और उसका शरीर थोड़ा कांपने लगा। सगाई? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? फैंग चेन की अभिव्यक्ति धीरे धीरे ठंडी हो गई। लिन जुएयान ने ठंडे स्वर में कहा, ये वास्तव में सगाई है। यू परिवार के साथ शादी में शामिल व्यक्ति यू युवानवेन है। इन शब्दों ने तुरंत फैंग चेन को यू युवानवेन द्वारा वानिकसिंग नीलामी घर में कही गई बात याद दिला दी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उस आदमी ने जो कहा वह सच था। मेंग याओ यू युवानवेन से शादी करने के लिए सहमत नहीं होगी। फैंग चेन ने भौहें सिकोड़ी। लिन जुएयान ने अविश्वास में सिर हिलाया और कहा, हाँ, लेकिन हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। मेंग परिवार के पूर्वज युद्ध में मारे गए थे, और मेंग्याओ के दादा गंभीर रूप से बीमार थे। वे मेंग परिवार की रीढ़ हैं, और यदि वे गिरते हैं, तो मेंग परिवार निश्चित रूप से होगा। ये धीरे धीरे अन्य परिवारों द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा, इसलिए मेंग परिवार इस संकट से बचने के लिए यू परिवार के साथ एकजुट होने की योजना बना रहा है। तो मेंग्याओ शिकार बन गई। लिंग फैन की अभिव्यक्ति और भी ठंडी हो गई। लिन जुएयान ने सिर हिलाया। लिंग फैन एक पल के लिए चुप रहा और पूछा, सगाई कब तय होगी? लिन जुएयान ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि यह 6 महीने के भीतर हो जाएगा। फैंग चेन ने सिर हिलाया, मैं समझ गया, मुझे सूचित करने के लिए वरिष्ठ बहन लिन, धन्यवाद। लिन जुएयान ने फैंग चेन पर गहरी नजर डाली और पूछा, क्या आप मेन के घर जाने की योजना बना रहे हैं? फैंग चेन ने इनकार नहीं किया और सिर हिला दिया। मैं तुम्हें ये खबर इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम हार मान लो, और मेंग्याओ का यही मतलब है। न तो यू परिवार और न ही मेंग परिवार उन्हें अपमानित करने का जोखिम उठा सकता है, उनसे निपटना तो दूर की बात है। लिन जुएयान ने आगे कहा, चलो मेंग परिवार के बारे में बात नहीं करते हैं, आप यू परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। जब यू परिवार का पूर्वज वापस आता है, तो उसके पास ताओवादी क्षेत्र से परे ताकत होती है, और अनगिनत अन्य मजबूत पुरुष होते हैं। मैं जियानटियन क्षेत्र में किसी को नहीं जानता। जी, आप मेंग्याओ के लिए क्या वापस लाए हैं? अगर ऐसा नहीं हुआ होता, तो आपकी प्रतिभा के साथ शायद मेंग परिवार आप दोनों को नहीं रोकता। लेकिन अब स्थिति अलग है। आपको इसे स्वीकार करना होगा, भले ही आप इसे स्वीकार न करें। फैंग चेन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ थी। ये देखकर लिन जुएयान को पता था कि फैंग चेन बात करना बंद नहीं कर सकता। मैं यहाँ मेंग्याओ के शब्द कहने आया हूँ। जहाँ तक भविष्य में आप कैसे निर्णय लेंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूँ कि आप जाने पर भी कुछ नहीं बदल सकते। ये बोलते हुए उसने फैंग चेन को उदासीनता से देखा। ऐसा लग रहा था मानो वे पहली बार मिल रहे हों, निर्दयी और तिरस्कारपूर्ण। तो क्या हुआ अगर आपके पास प्रतिभा है? इस दुनिया में प्रतिभा न होने से भी सब कुछ बदल सकता है। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हमेशा सिर्फ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ही होता है, कोई मजबूत व्यक्ति नहीं। यही जीवन है, उसने कहा। मैं भाग्य में विश्वास नहीं करता, मैं खुद पर विश्वास करता हूँ। फैंग चेन ने दृढ़ता से कहा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह मुड़ा और 7 चोटियों वाले मंदिर की ओर चल पड़ा। वह तैयार होकर मेन के घर जाना चाहता है। तुम मर जाओगे। यू युवानवेन, लुओ त्यानिक्सियाओ और लुओ परिवार सभी तुम्हें निशाना बना रहे हैं। एक बार जब तुम त्यानियु दिव्य संप्रदाय छोड़ दोगे, तो वे निश्चित रूप से तुम्हारा शिकार करेंगे। लिन जुएयान ने कहा।
फैंग चेन नहीं रुका, तो उन्हें आने दो। जो कोई मुझे रोकेगा वह मारा जाएगा। रास्ते में मेंग याओ ने बदले में कुछ भी मांगे बिना कई बार उसकी मदद की। फैंग चेन मेंग याओ को कैसे छोड़ सकता था जब वह सबसे असहाय थी। सच कहूं तो उसे डर था कि अगर उसने दोबारा दिया तो उसका भी वही नतीजा होगा जो सु वानर का हुआ था। लेकिन उसे अपनी निष्क्रियता से अधिक भय था। भले ही वह जानता था कि इस बार बहुत खतरा है, फिर भी उसे जाना पड़ा। लिन जुएयान ने फैंग चेन को देखा। फैंग चेन की पृष्ठभूमि में झिझक का निशान देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फैंग चेन का शरीर शुरू से अंत तक एकदम सीधा रहा और उसके कदम और भी दृढ़ थे। इस समय लिन जुएयान का जमे हुए दिल मिश्रित भावनाओं से भर गया था और वह नहीं जानती थी कि कैसे बोलना है। फैंग चेन के साथ चोटियों के मंदिर में लौटने के बाद चाची जिंग प्रकट हुई और उन्होंने स्वाभाविक रूप से अभी अभी हुई बातचीत सुनी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, आंटी जिंग ने कहा। फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया और कहा, बड़े जिंग के फैंग को अभी भी आपकी सुरक्षा की आवश्यकता है। इस बार मैं अकेले जा सकता हूँ। झोयुआन क्षेत्र में चाची जिंग की साधना से उन्हें थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन ये ज्यादा नहीं है। लेकिन आंटी जिंग कुछ और कहना चाहती थी। फैंग चेन ने कहा, चिंता मत करो बड़े। स्वाभाविक रूप से मैं इस बार मेंग परिवार के पास अकेले नहीं जाऊंगा। तुम क्या सोचते हो? चाची जिंग ने फैंग चेन को संदेह से देखा। फैंग चेन मुस्कुराया, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन अब मैं पीछे हटना जारी रखूंगा और पहले छठे स्तर तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। वह जानता था कि वह इस मामले में जल्दबाजी नहीं कर सकता। अगर दोनों परिवार शादी करना भी चाहे तो भी 1-2 महीने में यह संभव नहीं होगा। अब उसे अपनी ताकत बढ़ानी होगी, कम से कम अपनी जान बचाने के लिए पूंजी जुटानी होगी। दूसरी ओर लुओ त्यानेक्सियाओ ने अपने हाथ में ट्रांसमिशन ताबीज को दबाया और उसे विस्फोट कर दिया। कमीने, इस बार देखूं तू कहाँ भागता है। वह दुष्टता से मुस्कुराया। इस बार उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। न केवल लुओ युन की मृत्यु हो गई, बल्कि उसका एक हाथ भी अपंग हो गया। उसे आंतरिक संप्रदाय के मुखिया के पद से हटा दिया गया और उसे दंडित किया गया। इस समय एक शिष्य ने हॉल में प्रवेश किया और सूचना दी, बड़े, लुओ परिवार से कोई यहाँ है। लुओ त्यानेक्सियाओ को आश्चर्य नहीं हुआ। लुओ यू की मौत ने पूरे लुओ परिवार को क्रोधित कर दिया। परिवार के मुखिया ने फैंग चेन को मारने का आदेश भी जारी कर दिया। उसके लिए लोगों को यहाँ भेजना सामान्य बात थी। उन्हें अंदर आने दो। तुरंत ही शिष्य लोगों को मुख्य हॉल में ले आए। लुओ त्यानशियाओ पहले तो बहुत उदासीन था, लेकिन जब उसने नेता की ओर देखा तो उसके हाव भाव में भारी बदलाव आया और वह तुरंत सम्मानपूर्ण हो गया। नेता एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति है, जो भारी मेकअप लगाए हुए है, जो सुंदर, सहज लेकिन कुछ हद तक स्त्रीयोचित है। महान बुजुर्ग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि परिवार का मुखिया इस बार आपको यहाँ भेजेगा। जो व्यक्ति आया था वह लुओ शियाओशान था, जो लुओ परिवार का सबसे बड़ा बुजुर्ग था, जो ताओवादी क्षेत्र में 3 महान शक्तियों में से एक था। लुओ शियाओशान ने ठंडे स्वर में कहा, लुओ यो मर चुका है और लुओ यू भी मर चुका है। क्या आप सिर्फ जीविका के लिए त्यानेयू दिव्य संप्रदाय में हैं? लुओ त्यानेक्सियाओ ने तुरंत घुटने टेक दिए और कहा, महान बुजुर्ग, वास्तव में इसका दोष मुझ पर नहीं लगाया जा सकता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह कमीना इतना दुष्ट होगा और वह 5वें स्तर की साधना से 9वें स्तर पर मौजूद लुओयू को मार सकता है। जहां तक लुओयो की बात है, जब ये सब हुआ तो मैं लुओ परिवार में था। लुओ ज़ियाओशान ने ठंडी आवाज में कहा, उस कमीने को मारने के बाद तुम खुद सजा स्वीकार करोगे? हाँ। लुओ त्यानेक्सियाओ ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और अधिक समझाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। वह कमीना अब कहाँ है? लुओ ज़ियाओशान ने पूछा। वह कमीना 7वें शिखर पर है, लेकिन मेरा सुझाव है कि कुछ और समय तक प्रतीक्षा करें। इंतजार? हाँ, मुझे यू परिवार से संदेश मिला है। वह बच्चा जल्द ही त्यानेयू दिव्य संप्रदाय को छोड़कर मेंग परिवार में चला जाएगा। उस समय उसे मारने का ये सबसे अच्छा अवसर होगा। लुओ त्यानेक्सियाओ ने कहा। क्या खबर सही है? लुओ शियाओशान ने पूछा। बिल्कुल सही। लुओ त्यानेक्सियाओ ने भारी सिर हिलाया। मेंग परिवार यू परिवार के साथ एकजुट होने वाला है और मेंग याओ इस मिलन का शिकार बन गया है। उस कमीने का मेंग परिवार की मेंग याओ के साथ कुछ रिश्ता है और वह उसे कभी भी शिकार बनते नहीं देखेगा। लुओ शियाओशान ने धीरे से सिर हिलाया। उस मामले में उसे थोड़ी देर के लिए जीने दो। इस बार मैं खुद ऐसा करूंगा। मेरे लुओ परिवार को मारने की हिम्मत करो, मैं उसे एक दर्दनाक कीमत चुकाने के लिए मजबूर करूंगा। लुओ शियाओशान के अलावा
लुओ परिवार भी 10 से अधिक लोगों के साथ आया था, जो सभी जनजात स्वामी थे। ये देखा जा सकता है कि लुओ परिवार ने भी फैंग चेन को मारने के प्रयास किए हैं। तियान्यू दिव्य संप्रदाय के बाहर लुओ तियानेक्सियाओ ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे। उसके पीछे 2 झोयुआन क्षेत्र के स्वामी और 10 से अधिक जनजात स्वामी थे। ये सभी बातें उसके परिवार द्वारा बुलाई गई थीं और उद्देश्य बहुत सरल था, स्वाभाविक रूप से फैंग चेन। इसके बारे में सोचने के बाद आखिरकार उसे लगा कि फैंग चेन को अपनी आंखों से मरते देखना अधिक संतोषजनक होगा। कमीने, इस बार मैं देखना चाहता हूं कि तुम कैसे बच पाते हो। या तो अपने जीवन के बाकी समय के लिए संप्रदाय में छिप जाओ, या बाहर आकर मर जाओ, ताकि मैं मेंग याओ को बता सकूं और उसे हार मानने के लिए कह सकूं। फैंग चेन को यह नहीं पता था कि बाहरी दुनिया उसके ड्रैगन की मांद और बाघ की मांद बन गई थी। इस समय वह जंगल में स्थित हवेली में पैर मोड़कर बैठा था। उसके सामने 3 ब्रोकेट के बक्से रखे हुए थे, जो मध्याह्न रेखा खोलने वाली स्वर्गीय गोलियां थीं। पहले एक और मध्याह्न रेखा खोलें और फिर इस मध्याह्न रेखा का उपयोग प्रसवोत्तर क्षेत्र के 6ठे स्तर को तोड़ने के लिए करें। गति बहुत तेज हो जाएगी। आत्मा दानव आंख को बेहतर बनाने के लिए तलवार दानव रक्त की 3 बूंदों का उपयोग करें। इस बार कई खतरे हैं। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो आपको आत्मा दानव आंख पर भरोसा करना होगा। आपको स्वर्गीय दानव की हड्डी को भी मजबूत करने की आवश्यकता है और पहले स्तर तक भगवान और दानव टुकड़े की खेती करने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान और दानव टुकड़े के बारे में सोचते हुए फैंग चेन ने आह भरी। वह जानता था कि देव और दानव अंश की खेती करना कठिन है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना कठिन होगा। इस दौरान उन्होंने लगभग बिना रुके भगवान और दानव अंश का अभ्यास किया, लेकिन उनकी प्रगति धीमी थी। अब पहला स्तर भी प्रवेश स्तर तक नहीं पहुंचा है। अब वह केवल अस्थायी रूप से अभ्यास छोड़ सकता है और पहले क्षेत्र को तोड़ सकता है। इस पर विचार करने के बाद फैंग चेन ने अपना अभ्यास शुरू किया। इस बार वह ज़ोलिंग मेरिडियन को खोलना चाहता था, जो कि यूलिंग मेरिडियन के विपरीत है। यद्यपि दोनों मध्याह्न रेखाएं विपरीत हैं, फिर भी इन्हें खोलना पहले की तुलना में कई गुना अधिक कठिन है। जितनी अधिक दूर तक मध्याह्न रेखाएं खुलती हैं, उतनी ही अधिक उन्हें अन्य खुली हुई मध्याह्न रेखाओं से जुड़ने की आवश्यकता होती है। लेकिन इसे जोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि पहले ये मध्याह्न रेखाएं आपस में जुड़ी नहीं थीं और इन्हें बनाए रखने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इन ऊर्जाओं का उपभोग न केवल फैंग चेन द्वारा किया जाता है, बल्कि मेरिडियन ओपनिंग स्पिरिट पिल द्वारा भी किया जाता है। यही कारण है कि अधिक मध्याह्न रेखाओं को खोलना अधिक कठिन होता है। उन्होंने एक मेरिडियन ओपनिंग हेवनली पिल ली और अपनी शक्तिशाली तलवार दानव शरीर से इसकी औषधीय शक्ति को अवशोषित करना शुरू कर दिया। लेकिन जब फैंग चेन ने सारी औषधीय शक्ति अवशोषित कर ली, तो उसने पाया कि केवल 1/4 मध्यांतर रेखाएं ही खुली थीं। उन्हें इस बात पर आश्चर्य नहीं हुआ कि मध्याह्न रेखाएं पूरी तरह से नहीं खुली थीं, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद भी नहीं की थी कि यह केवल इतनी ही खुली होंगी। तुम्हें पता है, वह मेरिडियन ओपनिंग हेवनली पिल की सभी औषधीय शक्तियों को पूरी तरह से अवशोषित कर सकता है। भले ही मेरिडियंस के खुलने पर उन्हें खोलना अधिक कठिन हो जाएगा, फिर भी उन्हें इतना कम नहीं खोला जाना चाहिए। फैंग चेन ने भौहें सिकोड़ी, खुद को असहाय रूप से देखा और आह भरी। ऐसा लगता है कि इसका मेरे तलवार दानव शरीर से कुछ लेना देना है, ठीक वैसे ही जैसे मेरी साधना में सुधार से है। फैंग चेन ने आह भरी। तलवार दानव शरीर उसके लिए एक अभिशाप और एक आशीर्वाद है। सभी 36 मध्याह्न रेखाओं को खोलना स्वर्ग पर चढ़ने जितना ही कठिन है। फिर उन्होंने दूसरी मेरिडियन ओपनिंग गोली निगल ली और अभ्यास जारी रखा। तीसरे दिन फैंग चेन ने अंततः चौथी मध्याह्न रेखा, ज़ोलिंग मध्याह्न रेखा को उन सभी अमृतों के साथ सफलतापूर्वक खोल दिया, जो मध्याह्न रेखाओं को खोल सकते थे। अचानक फैंग चेन ने महसूस किया कि आध्यात्मिक शक्ति अधिक सुचारू रूप से और तेजी से चल रही थी। जो ऊर्जा फूट रही थी वह भी अधिक शक्तिशाली थी, और ऊर्जा अवशोषण भी तेज था। और चेतना का समुद्र और डेंटियन दोनों ही अधिक मजबूत थे। नींव और भी अधिक ठोस थी। बुरा नहीं है, अन्य लोगों के मेरिडियन की तुलना में मुझे डर है कि मेरा बड़ा और चौड़ा है। मेरिडियन खोलने की कठिनाई ने फिर भी फैंग चेन को कुछ लाभ दिया। ऊर्जा के निरंतर प्रभाव के तहत उसकी मेरिडियन दूसरों की तुलना में बहुत मोटी होगी। फिर उसने आत्मा उत्तेजक गोली की कई बोतलें निकालीं। अब समय आ गया है दायरे को तोड़ने का। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी बोतल अपने मुंह में उड़ेल ली। यदि अन्य लोग इसे देखेंगे तो वे दंग रह जाएंगे और सोचेंगे कि फैंग चेन पागल हो गया है।
इसे इस तरह लेना मृत्यु को आमंत्रित करने के समान है। इससे पहले कि यह अवशोषित हो जाए, आत्मा को ऊपर उठाने वाली गोली की भयानक ऊर्जा सीधे आपके शरीर को फाड़ देगी। गोलियों की यह पूरी बोतल ऐसी चीज नहीं है जिसे प्रसवोत्तर क्षेत्र सहन कर सके। लेकिन फैंग चेन कोई साधारण प्रसवोत्तर क्षेत्र नहीं है। सबसे पहले उसका भौतिक शरीर हड्डी बनाने वाले क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। अकेले तलवार दानव शरीर की ताकत दूसरों के साथ तुलनीय नहीं है। इसके अलावा उसने 4 मेरिडियन खोल दिए हैं, इसलिए वह बिल्कुल भी डरता नहीं है। जल्द ही फैंग चेन ने तेज जादुई तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया और वन हवेली की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। 10 आत्मा उठाने वाली गोलियां उसके द्वारा जल्दी से परिष्कृत की गईं। लेकिन भले ही वह अब 5वें स्तर के शिखर पर है, फिर भी उसके लिए उत्साहवर्धक गोलियों की एक बोतल अर्चन को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये देखकर फैंग चेन ने संकोच नहीं किया और एक और बोतल निगल ली, लेकिन अभी भी एक सफलता के लिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट की गोलियां निगलना जारी रखा। वैसे भी उसकी तलवार दानव शरीर सभी औषधीय शक्ति को अवशोषित कर सकता है और बिना किसी दुष्प्रभाव की गोली के जहर को भी अस्वीकार कर सकता है। तो तीसरी बोतल, चौथी बोतल, 7वीं बोतल, 12वीं बोतल तक फैंग चेन की सांस अचानक बढ़ गई। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित हो गई। यह अंततः प्रसवोत्तर क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच गया है। फैंग चेन ने भारी सांस छोड़ी और कड़वी मुस्कान दी। उनकी अड़चन ने उस ऊर्जा को नष्ट कर दिया जो दूसरों को 2 छोटे क्षेत्रों को तोड़ने के लिए आवश्यक थी। हालांकि इसका एकमात्र लाभ यह था कि सफलता के बाद वह उन साधारण 6ठे स्तर के साधकों की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और यहाँ तक कि सबसे बुरे 9वें स्तर के साधकों के बराबर भी हो सकता है। यदि वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग करता तो प्रथम स्तर के जियानेटियन क्षेत्र के खिलाफ लड़ने में कोई समस्या नहीं होती। अब जबकि क्षेत्र में प्रवेश कर लिया गया है, तो आइए आत्मा दानव नेत्र को मजबूत करना शुरू करें। उसने अपने डेंटियम से तलवार दानव रक्त की 3 बूंदें निकाली और आत्मा दानव नेत्र से कहा कि वह पहले तलवार दानव रक्त की 1 बूंद सोख ले। अचानक उसे जलन महसूस हुई। इस बार जलन पहले से भी ज्यादा दर्दनाक थी। क्या चल रहा है? फैंग चेन ने भौहें सिकोड़ ली। तीव्र दर्द ने तुरंत फैंग चेन को ठंडा पसीना दे दिया और उसका शरीर लगातार कांपने लगा। आत्मा दानव आंख एक ब्लैक होल की तरह थी। तलवार दानव रक्त की 1 बूंद निगलने के बाद भी वह भूखी और प्यासी थी। ये देखकर फैंग चेन ने जल्दी से दूसरी और तीसरी बूंदें आत्मा दानव नेत्र में डाल दी। आत्मा दानव आंख ने इसे तुरंत अवशोषित कर लिया और फैंग चेन की आंखों से एक भयानक ऊर्जा निकली। विशाल प्रशिक्षण कक्ष तुरंत राक्षसी ऊर्जा से भर गया। उसी समय उसकी आंखों से लेकर पूरे शरीर में एक तेज दर्द फैल गया। ऐसा लगा जैसे अनगिनत कोड़े उसकी त्वचा के हर इंच पर मार रहे हों। सौभाग्य से फैंग चेन दृढ़ निश्चयी था और उसने चेतना के अविचल सागर का अभ्यास किया था, इसलिए वह अपने दांतों को पीसने और पकड़ बनाए रखने में सक्षम था। क्या ये आत्मा स्वर्ग दानव नेत्र आगे बढ़ने वाला है? आखिरकार ये आंखें फैंग चेन की थीं, इसलिए वह कुछ महसूस कर सकता था। तुम तलवार दानव का खून निगलना चाहते हो, तो मैं तुम्हें ये सब निगलने दूंगा। फैंग चेन ने अपने दांत पीस लिए, तलवार दानव के खून की 2 और बूंदें निकाली और उन्हें हुनतियान दानव की आंखों में डाल दिया। लेकिन 2 बूंदें सोखने के बाद आत्मा स्वर्ग दानव नेत्र को लगा कि यह पर्याप्त नहीं था। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो मैं तुम्हें आखिरी 2 बूंदें दे दूंगा। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। फैंग चेन ने अपने दांत पीस लिए और तलवार दानव के खून की आखिरी 2 बूंदें आत्मा दानव की आंख में डाल दी। सौभाग्य से तलवार दानव के रक्त की इन 2 बूंदों के एकीकरण ने अंततः आत्मा दानव नेत्र को संतृप्ति स्तर तक पहुंचने और स्तर ऊपर करने की अनुमति दी। फैंग चेन को लगा कि उसकी आंखें जल रही हैं, मानो वे फट जाएंगी। उसी समय आध्यात्मिक नेत्र के केंद्र में एक शक्तिशाली ऊर्जा एकत्रित होती रही। टकराना। अगले ही पल फैंग चेन की आभा बढ़ गई। साधना का आधार धीरे धीरे बढ़ रहा है। वह वास्तव में शिखर के 6ठे स्तर पर पहुंच गया और जब फैंग चेन ने अपनी आंखें खोली तो एक लाल रोशनी फूट पड़ी। प्रशिक्षण कक्ष की दीवारों पर बमबारी। ये प्रशिक्षण कक्ष उस समय त्यान्यानगजी द्वारा अत्यंत कठोर अयस्क से बनाया गया था और इसे झोंग युआन क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा भी आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता था। लेकिन फैंग चेन की लाल रोशनी फूट पड़ी। इससे पत्थर की दीवार पर एक गहरी दरार पड़ गई। जब लाल प्रकाश समाप्त हो गया तो जो दिखाई दिया वह रक्त लाल पुतलियां थीं। पहले से एकमात्र अंतर यह था कि रक्त पुतलियों में एक सफेद प्रभामंडल चमक रहा था।
उसी समय दाओ की आभा फैंगचेन के पीछे इकट्ठी हुई और एक शब्द प्रकट हुआ जो दाओ वेन था। जिस समय आत्मा स्वर्ग की दानव आंख को उन्नत किया गया, फैंगचेन को भी आंख शब्द में ताओवेन शब्द का एहसास हुआ। लंबे समय के बाद फैंगचेन अंततः दर्द से उबर पाया। पदोन्नति के बाद यह आत्मा राक्षसी नेत्र कितना शक्तिशाली होगा। उसकी आत्मा की राक्षसी आंख खुल जाती है। पत्थर की दीवार को देखो। अचानक 2 फुट मोटी पत्थर की दीवार कुछ भी नहीं लग रही थी और फैंगचेन सीधे उसमें घुस गई। घुसना। फैंगचेन बहुत खुश हुआ। ये वह जादुई शक्ति है जिसका कई पुरुष सपना देखते हैं। इतना ही नहीं, फैंगचेन के घुसने के बाद पता लगाने की दूरी सीधे 10 मील की परिधि तक पहुंच गई। आपको पता होना चाहिए कि यह स्वर्गीय जियानतियान क्षेत्र में शक्तिशाली लोगों की आध्यात्मिक चेतना की प्रभावी सीमा है। इसके अलावा यदि आप किसी जीवित प्राणी का सामना करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ छिपा है। फैंगचेन की नज़र में छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। यह आध्यात्मिक पहचान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यहाँ तक कि जियानटियन क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति के लिए भी 10 मील के दायरे में किसी लक्ष्य का सटीक पता लगाना बेहद मुश्किल है। फैंगचेन द्वारा समझे गए नेत्र शब्द ताओवेन के साथ मिलकर आत्मा स्वर्गीय राक्षसी नेत्र और भी अधिक शक्तिशाली बन सकता है। इस आंख से जब तक कोई झोयुआन क्षेत्र विशेषज्ञ कार्रवाई नहीं करता तब तक किसी की जान बचाने में कोई समस्या नहीं है। फैंगचेन ने हल्के से मुस्कुराया। हालांकि उसका सारा तलवार दानव खून पी गया था, लेकिन वह आत्मा दानव आंख की शक्ति से बहुत संतुष्ट था। सबसे खेद की बात यह है कि स्वर्गीय दानव अस्थि को सुधारने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि फैंगचेन जल्दी में नहीं है। उनका मानना है कि जब वह हाउटियन दायरे के 7वें स्तर तक पहुंच जाएगा तो उसे फिर से छोटे टॉवर में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। सब कुछ तैयार है, हमें बस पूर्वी हवा की जरूरत है। अब चलने का समय है। फैंगचेन धीरे से खड़ा हुआ और मेन के घर जाने के लिए तैयार हो गया। क्वीफिग मंदिर लौटकर फैंगचेन अपने गुरु क्यूमेई से मिलने के लिए हॉल में आया। क्यूमेई को पहले से ही पता था कि फैंगचेन बाहर जा रहा है और यह समय बेहद खतरनाक था, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। इसके बजाय वह धीरे से मुस्कुराए और मेज पर रखे नए कपड़ों को थपथपाया। तुम हाल ही में बड़े हुए हो। मैंने हाल ही में तुम्हारे लिए यह बुना है। इसे अपने साथ सड़क पर ले जाना, उसने धीरे से कहा। 7वें शिखर पर पहुंचने के बाद वह हमेशा की तरह काम करती रही, या तो फूल बनाती या कपड़े बुनती। वह तियान यांगजी के लिए कपड़े बुनती थी, लेकिन अब वह फैंगचेन है। बेशक कभी कभी स्टील टाइगर और बूढ़ा आदमी इसका फायदा उठा सकते हैं। जब गैंगहू को कपड़े का पहला टुकड़ा मिला तो वह बहुत प्रभावित हुआ। ये वयस्क होने के बाद उसे मिला पहला उपहार था। हाँ, फैंगचेन ने कपड़ों को स्टोरेज बैग में डाल दिया और तुरंत कहा, मास्टर पत्नी, जब शिष्य वापस आएगा तो मैं आपकी बहू को आपके पास वापस ले आऊंगा। क्यूमेई ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं अपनी बहू के वापस आने का इंतजार करूंगी। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद फैंगचेन चला गया, लेकिन जब वह दरवाजे की ओर बढ़ा तो उसने देखा कि गंगू और बूढ़ा आदमी दरवाजे पर बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। गंगू ने कहा, भाई फैंग, आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं उन लोगों को कभी भी किफेग में परेशानी पैदा करने नहीं आने दूंगा। फैंगचेन ने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ भाई, आपको भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मैं अगली बार जब वापस आऊंगा तो आपको ताओवाद के प्रति जागरूक देखना चाहता हूँ। निश्चित रूप से, गैंगहू ने आत्मविश्वास से अपनी छाती और पेट थपथपाया। फैंगचेन ने सिर हिलाया और फिर बूढ़े आदमी से कहा, दादाजी वेंग, मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। चिंता मत करो युवा स्वामी। बूढ़ा आदमी अपने चेहरे पर फैंगचेन की चिंता को छिपा नहीं सका और उसने कहा, युवा स्वामी, आपको सुरक्षित वापस आना चाहिए। मिस, अब कोई स्वामी नहीं है, लेकिन हम अब युवा स्वामी के बिना नहीं रह सकते। फैंगचेन ने मुस्कुराते हुए उसे सांत्वना दी, चिंता मत करो दादाजी वेंग, उन लोगों के लिए मुझे मारना इतना आसान नहीं है। बूढ़ा आदमी अभी भी चिंतित था, लेकिन वह समझ गया था कि वह कुछ नहीं कर सकता था। वह केवल इतना कह सकता था, बूढ़ा आदमी युवा स्वामी के लिए प्रार्थना करना जारी रखेगा। फैंगचेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर वह शून्य में चिल्लाया, एल्डर जिंग, कृपया चिंता मत करो। चाची जिंग की आवाज शून्य से आई। ये सुनने के बाद फैंगचेन को अब कोई चिंता नहीं रही। वह 7 चोटियों के मंदिर को छोड़कर संप्रदाय के बाहर की ओर भाग गया। लेकिन अंदर तियान्यू दिव्य संप्रदाय के सामने फैंगचेन ने एक संचरण नोट निकाला। कुछ शब्द बोलने के बाद उसने ट्रांसमिशन ताबीज फेंक दिया।
ट्रांसमिशन ताबीज अचानक प्रकाश की किरण में बदल गया, जो संप्रदाय की गहराई में जा रहा था। ये देखकर फैंग चेन ने तियान्यू दिव्य संप्रदाय छोड़ दिया, और जब वह तियान्यू दिव्य संप्रदाय से बाहर निकला तो वह तुरंत लुओ त्यानेक्सियाओ को ज्ञात हो गया। मैं अंततः बाहर आने को तैयार हूँ, चलो ऐसा करते हैं, लुओ जियाओशान ने उदास भाव से कहा। बहुत जरूरी नहीं है, लुओ त्यानेक्सियाओ ने कहा, ये स्थान अभी भी तियान्यू दिव्य संप्रदाय के नियंत्रण में है। अगर हम उस कमीने को यहाँ मार देते हैं तो वह निश्चित रूप से संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों की नज़र में आ जाएगा। इस कमीने ने बहुत मजबूत प्रतिभा दिखाई है और उसे यहाँ मारने से उनका गुस्सा भड़क सकता है। मैं बहुत गुस्से में हूँ, मुझे डर है कि हमारा लुओ परिवार बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। ये सुनने के बाद लुओ जियाओशान को लगा कि यह समझ में आता है। तो फिर हम कार्रवाई कब करेंगे? अब जब वह बाहर आ गया है तो उसे चू परिवार के पास जाना चाहिए। चलो उसे मारने से पहले उसके दूर जाने तक इंतजार करें, लुओ तियान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर इस बच्चे को कुछ और घंटे जीने दो, लुओ शियाओशान ने सिर हिलाया। फैंग चेन ने तियान्यू दिव्य संप्रदाय को छोड़ने के बाद एक पल के लिए रुककर युचेंग की ओर रुख किया और अंततः वानिक्सिंग नीलामी घर में प्रवेश किया। लुओ जियाओशान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वह वानिक्सिंग में क्यों आया? उसे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ खजाने खरीदने चाहिए, लुओ त्यानेक्सियाओ ने व्यंग्य किया, लेकिन चाहे वह कुछ भी खरीदे वह निश्चित रूप से मर जाएगा। लुओ शियाओशान ने सहमति में सिर हिलाया और घृणा से कहा, पूर्ण शक्ति के सामने सभी साधन बच्चों का खेल है। केवल जब कोई मजबूत होता है तभी वह वास्तव में शक्तिशाली हो सकता है। फैंग चेन वानसिंग नीलामी घर में आधे दिन तक रहे, लेकिन जब वह बाहर आया तो लुओ त्यानेक्सियाओ की अभिव्यक्ति जम गई। फैंग चेन के पीछे वास्तव में 2 पुरुष और 1 महिला थे जो 10,000 सितारे नीलामी घर से आए बुजुर्गों की तरह कपड़े पहने हुए थे। दोनों झोंग युआन क्षेत्र के 9वें स्तर पर थे। ये कमीना, ये अंगरक्षक ढूंढने गया था। लुओ त्यानेक्सियाओ अचानक बदसूरत दिखने लगा। क्योंकि फैंग चेन के पास कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, इसलिए उन्होंने नहीं सोचा कि वह किसी मजबूत व्यक्ति से सुरक्षा मांग सकता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वे सभी फैंग चेन को कमांडते हैं, कम से कम उसके पास वित्तीय संसाधन तो हैं। लेकिन इससे लुओ त्यानेक्सियाओ की फैंग चेन के प्रति जानलेवा मंशा और भी मजबूत हो गई और उसे मिटा दिया जाना चाहिए, अन्यथा अंतहीन परेशानियां होंगी। लुओ शियाओशान ने असहमति जताई। वे झोंग युआन क्षेत्र के केवल 9वें स्तर पर हैं। वे वास्तव में सोचते हैं कि वे उसकी रक्षा कर सकते हैं। ये वास्तव में इच्छाधारी सोच है, लुओ त्यानेक्सियाओ ने प्रशंसा करते हुए कहा। ये सही है, जब तक महान बुजुर्ग यहाँ हैं, यह आदमी निश्चित रूप से मर जाएगा, चाहे उसके आसपास कितने भी झोंग युआन क्षेत्र के लोग हों। हम तब कार्रवाई करेंगे जब वह युचेंग से 30 मील दूर होगा। उसे कोई मौका मत दो, लुओ शियाओशान ने कहा। हाँ, लुओ त्यानेक्सियाओ ने जोर से सिर हिलाया। फैंग चेन को ये पता नहीं था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और उसने जल्दी से युचेंग को 2 झोंग युआन क्षेत्रों के संरक्षण में छोड़ दिया। और इस बार वास्तव में फैंग चेन चू परिवार की ओर जा रहा था। लुओ त्यानेक्सियाओ और अन्य लोगों ने धीरे धीरे पीछा किया, क्योंकि लुओ शियाओशान वहां था। यहाँ तक कि 2 शिखर झोंग युआन क्षेत्रों को भी उसका ठिकाना नहीं पता चला। ठीक इसी तरह फैंग चेन और अन्य लोग हवा में उड़ रहे थे। जल्दी ही 30 मील की दूरी आ गई। जब वे एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे तो झोंग युवानजन व्यक्ति ने भौहें सिकुड़ी और तुरंत फैंग चेन और अन्य लोगों को रोक दिया। रुको, कुछ हो रहा है। उस आदमी का नाम लॉन्ग ची है। वह वानिक्सिंग नीलामी घर का दूसरा दर्जे का बुजुर्ग है। वह बेहद शक्तिशाली है और 20 से ज्यादा सालों से युचेंग वानिक्सिंग नीलामी घर की रखवाली कर रहा है। क्या हुआ? फैंग चेन ने पूछा। तुम मुसीबत में हो, महिला ने धीरे से कहा। उसका नाम ल्यान बिंगक्सिन है और वह वानिक्सिंग नीलामी घर की दूसरी श्रेणी की बुजुर्ग भी है। उसकी योग्यताएं लोमची से कम नहीं हैं। ये सुनकर फैंग चेन घबराया नहीं, बल्कि उसने शांति से कहा, अब जब हम यहाँ हैं तो छिपने की क्या जरूरत है? कमीने, मुझे लगता है कि इस बार तुम मर चुके हो। इससे पहले कि कोई भी दिखाई देता, लुओ त्यानेक्सियाओ की भयावह हंसी सुनी जा सकती थी। अगले ही पल दर्जनों आकृतियां तेजी से प्रकट हुईं और फैंग चेन और उन तीनों को घेर लिया। यह कोई और नहीं बल्कि लुओ त्यानेक्सियाओ और 10 से ज्यादा लोग थे। फैंग चेन ने उसे अनदेखा किया, लेकिन आगे कहा, क्या अन्य ताओवादी साथी नहीं आ रहे हैं? जैसे ही ये शब्द निकले, लुओ त्यानेक्सियाओ और अन्य लोग दंग रह गए। उनके अलावा और भी लोग हैं।
अगले ही पल एक ठंडी हंसी गूंजी, कमीने, लगता है तू मरने को तैयार है। युवानवेन भी 10 से अधिक लोगों के साथ दिखाई दिया और उसके बगल में एक शक्तिशाली ताओवादी क्षेत्र भी था। और दूसरा पक्ष अभी भी लुओ जियाओशान से 2 क्षेत्र ऊपर है, जिसमें दाओ क्षेत्र में 5 प्रमुख क्षमताएं हैं। यहाँ तक कि लुओ जियाओशान भी उनकी उपस्थिति देखकर हैरान था, क्योंकि उन्होंने शुरू से अंत तक एक दूसरे पर ध्यान नहीं दिया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह यू परिवार है। जैसी कि उम्मीद थी, क्राउचिंग टाइगर, हिडन ड्रैगन, लुओ जियाओशान ने मन ही मन सोचा और उसी समय सतर्क हो गया। युवानवेन ने लुओ जियाओशान की सतर्कता देखी, मुस्कुराए और कहा, बड़े लुओ, चिंता मत करो, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं आपके समान ही उद्देश्य से यहाँ हूँ, यानी इस कमीने को मारना। ये सुनकर लुओ जियाओशान ने राहत की सांस ली, अपने हाथों को मोड़ा और कहा, यह मास्टर यू निकला। फिर उसने दाओ क्षेत्र के 5वें स्तर पर उस व्यक्ति को देखा और उसे पहचान लिया। यह यू परिवार का तीसरा बुजुर्ग यू हुआचेंग होगा, है ना? उसने पूछा। ये सही है। यू हुआचेंग ने अपने हाथों को थोड़ा ऊपर उठाया। लुओ जियाओशान ने कहा, चूंकि हर कोई इस कमीने के पीछे पड़ा है, तो क्यों न इस व्यक्ति को मारने के लिए सेना में शामिल हुआ जाए। युवानवेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, यही तो मेरा मतलब था। ये देखकर लॉन्ची की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने फैंगचेन को एक संदेश भेजा, ताओवादी क्षेत्र के 2 महान स्वामी, एक तीसरे स्तर पर है और दूसरा 5वें स्तर पर है, मुझे डर है कि कुछ परेशानी हो सकती है। फैंगचेन ने कहा, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। क्या सब ठीक हो जाएगा? कमीने, तुम जल्द ही मरने वाले हो, क्या सब ठीक हो जाएगा? युवानवेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हारे मरने के बाद मैं मेंग्याओ को ये खबर बताऊंगी। मुझे विश्वास है कि जब वह ये खबर सुनेगी तो वह बहुत खुश होगी। फैंगचेन ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, मेंग्याओ तुमसे शादी नहीं करेगी। हा 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 हा, युवानवेन जोर से हंसा, तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। इस बार मेरे वापस जाने के बाद मेंग्याओ मेरी हो जाएगी। मैं उसके साथ जो चाहूं कर सकता हूं, और तुम बिना किसी दफन स्थान के मर जाओगे। जब तुम मर जाओगे तो मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा और तुम्हें देखने दूंगा कि मैं मेंग्याओ को कैसे चोदता हूं।